बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पटना में इन दिनों अवैध तरीके से विदेशों में कॉल करने का धंधा चल रहा था। आईबी से मिली इनपुट के आधार पर एटीएस ने पटना के गर्दनी बाग में छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे जो मामला सामने आया है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी हकीकत। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश। अवैध तरीके से चल रहा था धंधा। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद। सलाखों में पहुंचे 2 भाई। अगर आप या आपके करीबी विदेश में रहते हैं तो जाहिर तौर पर आप उनसे टेलीफोन से बात करते होंगे। तो इस रिपोर्ट को जरूर देखें, क्योंकि आपकी बात कोई तीसरा शख्स सुन रहा है और उसे टैप कर रहा है। एक ऐसे ही फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग इलाके में बैठकर इस गौरख धंधे को चला रहा था। बिहार एटीएस और पुलिस को जैसे ही इसकी भनक मिली, वो एक्शन में आ गए और मौका देखते ही दफ्तर पर धावा बोल दिया, जहां 2 शातिरों को धर दबोचा, जिन पर फर्जी तरीके से विदेशों में कॉल करने का आरोप है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के नाम अनिल चौरसिया और सुशील चौरसिया है। ये फर्जी गिरोह आईएसडी कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट कर देते थे और सरकार को भी चूना लगाते थे और इसके लेन देन को प्रभावित करते थे। ये देश के सुरक्षा में भी सेंधमारी करते थे। 20 तारीख को एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के ऊपर गर्दनी बाग पुलिस के द्वारा रेड किया गया था और काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बरामद किया गया था। ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं और ये एक्सचेंज और वो एक्सचेंज जो है कनेक्टेड रहता है वीओआईपी पे, और उस एक्सचेंज में भी एक नंबर होता है जिससे उस देश के जो रिसीवर है उसके ऊपर कॉल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरफ से लोकल कॉल होता है बट वो इंटरनेशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू दीज फेक टेलीफोन एक्सचेंजेस। आप सोच रहे होंगे कि ये टेलीफोन एक्सचेंज है क्या, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पूर्णतः सरकारी संस्था है। इसे कोई प्राइवेट में नहीं चला सकता है। अगर कोई चलाता है तो वो अवैध है। विदेश से आए कॉल को सरकार टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए ग्राहकों तक पहुंचाती है। ये सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से गोपनीय रहता है। अब आप ये समझिए कि सरकार के बराबर टेलीफोन एक्सचेंज चलाना, वो भी राजधानी पटना में, बहुत कुछ बयां करती है। दरअसल राजधानी पटना में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे पूरा सिंडिकेट काम करता है। इसका सरगना सबी उल्लाह सिलीगुड़ी का रहने वाला है और फिलहाल पटना पुलिस की रडार पर है। पटना पुलिस के मुताबिक इस टेलीफोन एक्सचेंज में ज्यादातर फोन मिडिल ईस्ट के ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों से आते थे। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से ज्यादातर बातचीत सीवान और छपरा जैसे जिलों में की जाती थी। इस मामले में गिरफ्तार अनिल और सुशील चौरसिया एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा था। इस बात की जानकारी पटना के सिटी एसपी अमरीश राहुल ने देते हुए बताया कि पटना में काम करने वाले लोग सैलरी लेते थे। ये मास्टरमाइंड नहीं है, ये एक लड़का था जो काम कर रहा था, जो सैलरी ले रहा था। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम सामने आ गया है। हम लोग उसके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस जुड़ा रहे हैं। वहीं अनीसाबाद में पकड़ा गया फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज 9 महीने से खुफिया एजेंसी की रडार पर था। करीब 9 महीने पहले ही खुफिया विभाग की टीम ने बिहार पुलिस को अलर्ट कर दिया था। इसके बाद से ही इस टेलीफोन एक्सचेंज की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार एटीएस को इस बारे में मिली जानकारी के बाद कार्रवाई संभव हो पाई। इस गिरफ्तारी के बाद पूर्व पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाए हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। ये तो अत्यंत ही देश के सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य की राजधानी में इस तरह का कारोबार अंतर्राष्ट्रीय या कहिए इसको कि आतंकवादी
कारोबार आतंकवादियों से जुड़े हुए कारोबार चल रहे थे और इसकी जानकारी यहाँ के स्टेट इंटेलिजेंस को नहीं थी। गनीमत है कि ये जानकारी सेंट्रल आईबी के पदाधिकारियों को या उनकी एजेंसियों को मिली। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब राजधानी में इस तरीके से फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज संचालित होने का खुलासा हुआ हो। इससे पहले भी 2017 में गांधी मैदान थाना इलाके से इसी तरीके के टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से हुए इस खुलासे ने बिहार पुलिस के लिए चुनौतियों के साथ चिंता भी बढ़ा दी है। हम लोग इस दिशा में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पहला स्टेप हो चुका है, आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके हिसाब से आगे भी गिरफ्तारी और अरेस्टिंग होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस बार जिले के बभनगामा गांव में डबल मर्डर से दहशत का माहौल पैदा हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बेगूसराय में बदमाश बेलगाम, गोलीबारी और बमबाजी से थर्राया जिला। डबल मर्डर से बभनगामा में कोहराम। क्या खाकी का नहीं रहा इकबाल? बेगूसराय में अपराधी इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं। पुलिस की गश्ती और चुस्ती के दावों को मुंह चढ़ा रहे हैं। राह चलते लोगों को गोली मार दे रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की तमाम दावे बौने साबित हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जिले से आई हत्या की ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। चीख चीख कर कह रही है कि जिले में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें जिले के नवकोठी थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव की है, जहां गुरुवार की देर शाम उस वक्त गोलियों और बम की आवाज से गूंज उठा जब शाम ढलते ही हथियारों से लैस बेखौफ बदमाशों ने गुड्डू सिंह नाम के पानी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस बात की तस्दीक मौका वारदात पर पड़े मृतक की चप्पल, पानी की बोतल और खून के धब्बे कर रहे हैं। ये बहुत दिन पहले से ही जमीन विवाद चल रहा था, तो मटियानी विधायक जो है वो जमीन क्लियर करवा दिए थे कि बगल में जमीन है, दुकान बगल में, वो जमीन खरीदा गया। उसके बाद वो आज घटना का अंजाम दिया। हम तो बाहर में थे, आए तो पता चला, रास्ते से पता चला कि मार गया। तो यही तो वहाँ पानी दुकान, एक पानी प्लांट है यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे एक पानी का प्लांट है डिपो से। तो वहाँ पानी लेके आ रहे थे रास्ते में, बीच रोड पे जैसे प्लांट पानी लेके निकले डब्बा वहाँ पानी वाले प्लांट से, वहीं पे गोली मार दिया गया। जानकारी मिली कि उनको उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो पुलिस टीम तत्काल पहुंची और जैसा वहाँ बताया गया कि पुरानी रंजिश में जो पतला करके हैं पौसारा के, उनके फैमिली मेंबर ही वहाँ गोली से मारे हैं। पुलिस उसके बाद छापेमारी की, लोग सारे लोग घर से फिरा रहे। गुड्डू सिंह की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जिसकी खबर परिजनों को लगी, उसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए आरोपी के ड्राइवर बबलू महतो को पकड़ लिया और उसकी पहले ईंट पत्थर और लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बबलू महतो ने भागकर अपने मालिक अकुल सिंह के घर में छुपकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी आक्रोशित लोग पहुंच गए और घर से खींचकर बबलू महतो की फिर से पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई के बाद आक्रोशित लोगों ने बबलू महतो को हनुमान मंदिर के पास लाया। तब तक भीड़ से ही किसी युवक ने बबलू महतो पर बम फेंक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बबलू महतो की मौत हो गई। घटना के बाद घंटों आक्रोशित लोगों ने बेगूसराय नवकोठी पथ को जाम रखा। बाद में मौके पर पहुंचकर बखरी के डीएसपी ओम प्रकाश ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बजरंगबली के मंदिर पर बैठल रहथिन, ताला लगाए तब 3 गो पहले सौंसे देह चेक कल के कुछ रहे नहीं है, निकल के ला मोबाइल, कल के मोबाइल कहाँ से थे, हमारा मोबाइल नहीं है, कल के छो तोरा मोबाइल तैयो नहीं बात बुझलखिन। तो बस नहीं बात बस पकड़ लड़के मारे लगले तो मालिक दुकान में गेलखिन घर में नुकायल, तो हम सब ढुक गेले की करथिन, वो अपने जान बचेथिन, तब वो निकाल देलखिन। यहाँ तक बोल्डर मारे रहे, ईटा मारे रहे, यहाँ तक गेलखिन भाई के, तब बम बिक देलकै,
बुझलकै नहीं कि जे एगो को मारिए कि सबको मार दिए, जे मिलता है सबको तखन मार देते हैं। जो उनका ड्राइवर था, बताया जाता है कभी कभी ड्राइविंग करता था, बबलू महतो, और करीब 9:15 के करीब में उसकी भी हत्या उसके घर के पास कर दी गई है। दोनों के रियल एक्यूज का पता लगाया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। बबलू महतो की हत्या कैसे हुई? बबलू महतो एक हत्या जैसे बता रहे हैं, घर के सामने उसको अपराधियों ने बम से। डबल मर्डर के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, परिजन खौफजदा है। आए दिन हो रहे आपराधिक वारदात से आम लोग सहमे हुए हैं कि कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए ये किसी को नहीं पता। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस बेखौफ और बेलगाम बदमाशों के जहन में डर पैदा करे और गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि जिले में खत्म हो रहा खाकी का इकबाल कायम रहे और आम लोग भयमुक्त होकर रह सके। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। आतंकियों के गिद्ध नजर ने बिहार को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आतंकी जम्मू कश्मीर में बैठकर बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं, जिसमें बिहार के युवा भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आतंकियों के लिए छोटा हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एनआईए और बिहार एटीएस की टीम ने दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में हथियार छपरा टू जम्मू कश्मीर का पूरा सच। छोटा हथियार, बड़ी साजिश, एनआईए और एटीएस ने किया नाकाम। अरमान अली बेनका, परिजन हैरान। हथियार छपरा टू जम्मू कश्मीर। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी है, जिसकी उम्र 20 साल है। लेकिन इसके इरादे और कारनामे सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। छोटी उम्र में इसके जहन में बड़ी साजिश चल रही थी। ये शख्स छपरा के एक छोटे से गांव देवबहुआरा में रहता था, लेकिन इसके तार जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से जुड़े थे। उनके लिए ये शख्स छोटे हथियार की सप्लाई करता था, जिसे आतंकी कनेक्शन के आरोप में बिहार एटीएस और एनआईए ने गुरुवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए छपरा जिले के मढ़ौरा थाना के देवबहुआरा गांव से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इसकी सिविल कोर्ट में पेशी हुई। वहीं से एनआईए की टीम उसे अपने साथ लेकर रवाना हो गई। इसकी गिरफ्तारी के बाद जहां परिजन हैरान हैं, वहीं गांव में दहशत का माहौल है। अरमान अली देवबहुआरा गांव का रहने वाला है। नियामुद्दीन अंसारी का सबसे बड़ा बेटा है। अरमान अली के पिता सऊदी अरब में काम करते हैं। अरमान की मां ओहिदा खातून गृहिणी हैं। अरमान से छोटे 2 और भाई हैं। अरमान केरल में टाइल्स लगाने का काम करता था। लॉकडाउन के बाद से अरमान घर पर ही रह रहा था। घर पर रहने के दौरान अरमान जावेद से मिला। यहीं से शुरू हुआ हथियारों की तस्करी का खेल। कुछ नहीं, अपना घर पर रहते थे, बाहर जाते थे केरला में मार्बल टाइल्स के काम करने के लिए, फिर जाते थे, फिर अपना आ जाते थे। हमको कुछ जानकारी नहीं। हाँ, क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं सऊदी अरब रहता हूँ। हाँ, ऊपर में काम करता हूँ। हाँ। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। नहीं, लड़का के बारे में, गतिविधि के बारे में कोई जानकारी आपको है? जानकारी नहीं। तभी कैसे गिरफ्तारी हुई है, क्या कह के गिरफ्तारी हुई है? तो हमको मालूम नहीं है कि मैं। अरमान अली उर्फ अरमान मंसूरी पर आरोप है कि वो मोहम्मद जावेद के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के आतंकियों को पिस्टल सप्लाई करता था। खुफिया इंटेलिजेंस के बाद बिहार एटीएस ने 15 फरवरी 2021 को जावेद को छपरा से ही गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जावेद के गांव में हड़कंप मच गया। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड मुश्ताक है। जावेद की दोस्ती सबसे पहले मुश्ताक से हुई थी। मुश्ताक ने पूरा प्लान जावेद को बताया। जावेद उसमें शामिल हो गया। उसके बाद जावेद ने अपने भाई गुड्डू को शामिल किया। फिर जावेद और गुड्डू ने अरमान अली को शामिल किया। जावेद पर आरोप है कि उसने अपने भाई के साथ मिलकर आतंकियों को हथियार सप्लाई की। जावेद का भाई गुड्डू पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। मुश्ताक के साथ मिलकर छोटे हथियार की वो सप्लाई करता था। जावेद की दोस्ती मुश्ताक से अलीगढ़ में हुई थी। मुश्ताक ने ही जावेद को शामिल किया था। पहली खेप में 3 और दूसरी खेप में 4 पिस्टल की सप्लाई की। मुश्ताक का कनेक्शन जम्मू कश्मीर के आतंकियों के साथ है। बिहार एटीएस ने मोहम्मद जावेद को 15 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
मढ़ौरा थाना इलाके के देव बहुआरा गांव से गिरफ्तारी हुई थी। मोहम्मद जावेद के पिता एक रिटायर्ड शिक्षक हैं। जावेद के परिवार में 5 भाई और 1 बहन है। इतना ही नहीं, इसी मामले में एनआईए ने जम्मू निवासी गुड्डू अली को जम्मू से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने हथियार सप्लाई मामले में पूछताछ के लिए गुड्डू को एनआईए ऑफिस में तलब किया था। पूछताछ के दौरान गुड्डू एनआईए के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया, तो एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि जम्मू और कश्मीर में आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सिलसिले में आतंकियों ने बिहार के छपरा से छोटे पिस्टल मंगवाए थे। फिलहाल एनआईए की टीम सभी से पूछताछ कर रही है और साजिश के राज उगलवाने की कोशिश कर रही है, ताकि जमीन के जन्नत में अमन और चैन कायम रहे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन मकान से एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिवार में मामूली सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। अर्धनिर्मित मकान से मिली लाश, हत्या से परिवार में मचा हाहाकार। क्या स्मैक पीने से गई युवक की जान? तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एक अर्धनिर्मित मकान है। उस मकान के एक कमरे में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। जमीन खून से तरबतर है। पास में ईंट और माचिस की तिल्लियां बिखरी पड़ी हैं। वहीं साथ में एक युवक भी औंधे मुंह बिखरा हुआ है, जिसे देखने के बाद परिवार में हाहाकार मच गया। हर कोई हैरान है, परेशान है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, किसने किया और क्यों किया। सूचना मिला था कि शहबाजपुर में एक अर्धनिर्मित मकान है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। इस सूचना को सत्यापन हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि असमायिक पीने वाला जगह है वो, और वहाँ पर एक बॉडी पड़ा हुआ है जिसकी पहचान हो गई है। वो गौतम कुमार पिता प्रकाश झा है और वो शहबाजपुर के रहने वाला है। पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किया है। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे, उसको जेल में जाएंगे। दरअसल ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना इलाके के सहवाजपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि प्रकाश झा का बेटा गौतम बुधवार को घड़ी बनवाने के लिए घर से निकला था। जब वो शाम तक वापस नहीं लौटा तो परिजन परेशान हो गए। उसे फोन किया जाने लगा, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके बाद परिजनों की परेशानी और बढ़ गई। किसी अनहोनी की आशंका ने उनके अंदर घर कर लिया, जिसके बाद परिजनों ने अहियापुर थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जिस जगह से युवक की लाश को बरामद किया गया वो जगह स्मैकियों का अड्डा है। प्रथम दृष्टया पुलिस को ये लग रहा है कि स्मैक पीने के विवाद में गौतम की हत्या की गई। पहले ईंट से सिर पर वार किया गया और फिर चाकू गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कल घर से 10 बजे चला दिन से घड़ी बनवाने के लिए। घड़ी मेरे बेटा के हाथ में लगा, मुझे रुमाल गया है। मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया, वो आ जाएगा शाम तक घर पर। दिन में शाम से खोजते खोजते रात 12-1 बज गया, कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। पहला दृष्टिकोण से तो यही लगता है कि जो भी उसका साथी लोग है असमायिक पीने के लिए उधर बुलाया होगा और असमायिक पीने के बहाने आपसी विवाद को लेकर इस तरीके की घटना घटी। शरीर पर जख्म भी है। हाँ, सिर में शरीर का जख्म है, लेकिन जख्म की अभी पहचान नहीं हो पा रही है कि किस तरीके का जख्म है, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा है। शव मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस दौरान पुलिस को मौके से मृतक गौतम का मोबाइल भी मिला है, जिसका कॉल डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है और ये पता कर रही है कि युवक ने किस किस से बात। जहां से शव मिला वहां कौन कौन लोग मौजूद थे।
सवाल ये भी कि ये निर्माणाधीन मकान किसका है। अगर यहाँ स्मैक पीने वाले आते हैं तो किसी को क्यों नहीं पता था, या किसी ने पुलिस को क्यों नहीं शिकायत की। पुलिस इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। देखना होगा कि कब तक सच सामने आता है और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाते हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पतंजलि च्यवनप्राश रिसर्च बेस्ड